नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और पंचायत चुनाव को लेकर के पूरे प्रदेश में हलचल है। हर कोई पंचायत चुनाव से जुड़ी जानकारियां उनको समझना चाह रहा है, जानना चाह रहा है। और हर किसी के मन में इस समय ये सवाल है कि आखिर पंचायत चुनाव की अधिसूचना कब जारी होगी। तमाम सवालों को लेकर के आज हम एक बहस कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ कई जो है खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ कांग्रेस से शांति प्रसाद भटजी जुड़े हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति जो सदस्य हैं नालिनी भटजी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ आगे चर्चा में मुरारी लाल खंडेलवाल भी जुड़ेंगे, जिन्होंने हाईकोर्ट में ये रिट दायर की है, जिनके नाम से ये रिट दायर हुई है। तो तमाम सवाल होंगे, तमाम जवाब होंगे। हाईकोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, हाईकोर्ट ने क्या कुछ आज दिशा निर्देश दिए, तो तमाम विषय पर बातचीत होगी। तो सबसे पहले मैं चर्चा में शामिल करूंगा कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भटजी हैं उनको। सर, क्या आप तक अपडेट है अब तक? क्योंकि कोई जो है, जो डॉक्यूमेंट है, जो निर्णय जो कोर्ट ने जो जो कुछ आज कहा, डॉक्यूमेंटली अभी तक वो आया नहीं है, लेकिन जो सुना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने ये कहा है सरकार से कि अगर सरकार चुनाव में कुछ गड़बड़ करती है तो चुनाव को रोका भी जा सकता है। 24 तारीख को नेक्स्ट डेट जो है कोर्ट ने लगाई है, और सरकार से इस पूरे मामले में जो है जवाब भी मांगा है। क्या कुछ सूचना आप तक है सर? शैलेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025-26 के लिए जब सरकार ने अनंतिम सूची का प्रकाशन किया, एक सेक्रेटरी महोदय के एक आदेश से जब वो जारी हुआ, तो उस पर बहुत सारी विसंगतियां देखने को आई और पूरे पंचायत से जुड़े हुए वर्तमान पूर्व के प्रतिनिधि और पूरे उत्तराखंड का जो बुद्धिजीवी था, उनको लगा कि ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़झाला है। तो सबने हर तरह से आवाज उठाई, हमने भी आवाज उठाई, हमारे साथियों ने भी आवाज उठाई। मेरे बहुत वरिष्ठ सहयोगी साथी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य हैं मेरे साथ, और टिहरी के जो अनुसूचित जाति समाज हैं उसके बहुत प्रखर नेता हैं, पूर्व में जिला पंचायत के सदस्य रहे आदरणीय मुरारी लाल खंडवाल जी। हम सब साथियों ने मिल बैठकर इस पर व्यापक डिस्कशन किया, तो हमने पाया कि इसमें कुछ कमियां हैं और इसको माननीय उच्च न्यायालय में जाना चाहिए सबको। तो आदरणीय मुरारी लाल खंडवाल जी माननीय उच्च न्यायालय में गए और माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका प्रस्तुत की गई। वहां हमारे विद्वान अधिवक्ता महोदय ने आज बहुत शानदार बहस की। उस बहस को पूरे उत्तराखंड ने माननीय उच्च न्यायालय का जो लाइव पोर्टल है उस पर सुना भी है और बहुत शानदार बहस रही है। जिन बिंदुओं पर बहस हुई है शैलेंद्र जी, हमने अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से उन बिंदुओं पर प्रकाश भी डाला था, हमारे साथियों ने भी प्रकाश डाला विभिन्न माध्यमों से। इसमें जो सबसे बड़ी खामी थी, जो ये आरक्षण का प्राविधान सरकार ने किया, ये एक शासनादेश के माध्यम से कर दिया गया, जबकि इसमें संवैधानिक विषय है, एक्ट का प्राविधान है, बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्राविधान थे जिन पर बात की जानी चाहिए थी, सरकार ने उन पर बात नहीं की। और जो सबसे बड़ा रोटेट सिस्टम था, चक्रानुक्रम, सरकार ने जो चक्रानुक्रम को तोड़ा है उस पर लोगों की बहुत गंभीर आपत्तियां थी, क्योंकि संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 243 डी कहता है कि जो पंचायतों में रिजर्वेशन होगा वो रोटेट होगा, उसको सरकार ने रोटेट नहीं माना। फिर जो हमारा पंचायत राज अधिनियम 2016 है यथा संशोधित, उस पर भी हमारे जो चाहे वो ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, सब पर ये कहा गया है कि चक्रानुक्रम से आरक्षण तय किया जाएगा। सरकार ने वो नहीं किया। सरकार ने एक सहारा लिया है के कृष्णमूर्ति व अन्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के एक केस का, जो बहुत लीडिंग केस है, उस केस को हम भी मानते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और तत्कालीन चीफ जस्टिस के जी बालाकृष्णन साहब की वो 5 जजों की बेंच थी, उस बेंच ने एक बहुत शानदार ऑर्डर पास किया था। और वो चूंकि उस समय निकायों का मामला था, तो वो बेसिकली निकायों को फोकस की गई थी, लेकिन उसमें पंचायतों को भी रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी ओबीसी का आरक्षण तय किया जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग का, तो हम सबको और सरकारों को पहले ट्रिपल टेस्ट पास करना होगा। और आज भी ऑनरेबल कोर्ट ने
ऑनरेबल जो न्यायमूर्ति थे, उन्होंने सरकार से पहला सवाल यही किया कि व्हाट इज ट्रिपल टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट क्या है। तो सरकार उस पर पूर्णतः जवाब नहीं दे पाई। फिर हमारे अधिवक्ता महोदय ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा कि ट्रिपल टेस्ट क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस ट्रिपल टेस्ट की सैलन जी बात की, वो ट्रिपल टेस्ट था कि नंबर 1, उसमें 3 बिंदु थे। पहला बिंदु था राज्य के भीतर स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और उनके निहितार्थ की कठोर अवुभंजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग बनेगा। यहाँ अवुभवजन्य शब्द सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोग किया। उसका मतलब ये था कि अनुभवों के आधार पर और जो स्थानीय रीति रिवाज हैं, उन सबको समेकित करते हुए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसका दूसरा पहलू यह था कि वो आयोग इन सब जांचों के करने के बाद एक रिकमेंडेशन करेगा आरक्षण के लिए। तो ये सिफारिश आयोग करेगा और उसमें किसी भी स्थिति में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के 50% को क्रॉस नहीं करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट का परीक्षण था, जिसको हर सरकार को पास करना चाहिए था। यहाँ उत्तराखंड के केस में सैलन जी क्या हुआ कि सरकार ने ट्रिपल टेस्ट में तो गई, एक सदस्य आयोग का गठन भी कर लिया, लेकिन उसको पूर्णतः पालन नहीं किया उसका। फिर जो चक्रानुक्रम आना था उसको छोड़ दिया, जो 50% का कैप लगाया था उस पे उसका उल्लंघन कर दिया कई जगह। बहुत सारे ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष को मैं अगर उदाहरण के रूप में ले लूं, त्रिस्तरीय पंचायत में, तो इस वक्त का जो रोटेट सिस्टम अगर होता तो टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़ और शायद उधम सिंह नगर, इन 4 जिलों की अध्यक्ष जिला पंचायत की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती, जनजाति के लिए आरक्षित होती। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब वो रोटेट सिस्टम तोड़ दिया, जो चक्र बना आ रहा था, उस चक्र को सरकार ने ब्रेक कर दिया और उसको एक प्रकार से फ्रेश आरक्षण में लिया है। तो वो लोग उस परिधि से बाहर आ गए, उनको इस पर भारी नुकसान हो गया। और जब हम सीटवार आकलन करते हैं तो पूरे प्रदेश में हमें इस बार आप देखेंगे कितनी बड़ी गफलत सरकार ने की। पूरे प्रदेश में 13 जिले हैं, 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत का निर्वाचन होना है। जो फॉर्मूला सेट किया गया है, जो डाटा सेट किया गया है कुल जनसंख्या का, और किसी सीट का अगर जनसंख्या आरक्षण निकालना है तो उस जाति की जनसंख्या उससे भाग देना है पूरे प्रदेश की जनसंख्या से, और फिर कुल पदों की संख्या से, तो जितना आएगा उतनी सीट रिजर्व होंगी। यहाँ इस केस में क्या हुआ कि 13 जिले हैं, 13 में से हरिद्वार में चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार ने हरिद्वार की जनसंख्या भी जोड़ दी, उससे भी आरक्षण निकाल लिया, जबकि केवल 12 जिलों की जनसंख्या को जोड़ा जाना चाहिए था। यद्यपि मैं मानता हूं कि एक्ट में पूरे प्रदेश की जनसंख्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर पूरे प्रदेश की जनसंख्या लिखा है तो फिर पूरे प्रदेश में चुनाव होना चाहिए। पूरे प्रदेश में क्यों नहीं चुनाव हो रहा है? केवल हरिद्वार को छोड़कर हरिद्वार की जनसंख्या को भी आपने जोड़ लिया और उसमें भी स्थानीय निकाय की जनसंख्या को भी जोड़ दिया, जबकि अभी तो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए 5 महीने पहले, वहां भी आपने यही संख्या जोड़ी। तो आप डबटेल कर रहे हो आरक्षण में भी, इसलिए हमारी इस पर गंभीर आपत्ति थी। और आज ऑनरेबल हाईकोर्ट में इस बात को सुनवाई हुई है। माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना है और कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है। 24 तारीख को पुनः इस पर हियरिंग होगी, तब सरकार अपना पूर्ण रूप से पक्ष रख पाएगी कि आगे की स्थिति क्या होगी। जो सरकार के पास डाटा होगा, जो सरकार ने अनंतिम और अंतिम रिजर्वेशन पूरे प्रदेश में किया है, उसका डाटा प्रस्तुत करेगी, और जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है उस पर भी प्रकाश डालकर उसके आलोक में अगर सरकार आगे बढ़ी है तो वो भी सरकार बताएगी, और अगर केवल एक अध्यादेश के माध्यम से बढ़ी है तो उसको भी सरकार बताएगी, और फिर ऑनरेबल हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करके कोई अंतिम आदेश पारित करेगी। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हाईकोर्ट ने क्या 24 तारीख तक, जब तक इसकी हियरिंग नहीं हो जाती दोबारा, तब तक क्या चुनाव अधिसूचना पर रोक लगाई है? देखिए सैलन जी, ये तो जब ऑर्डर अपडेट होगा तब पता लगेगा, अभी ऑर्डर अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट का जो मंतव्य है वो यही है कि 24 तक कोई अधिसूचना जारी ना हो, और जब भी कोई सब जुडिस मैटर होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जिसकी हियरिंग है, उस पर सरकार ऐसा रिस्क नहीं लेती है कि ऑनरेबल कोर्ट में मैटर है और हम अधिसूचना जारी कर दें। ऐसा रिस्क मुझे लगता नहीं सरकार करेगी। नालिन भट्ट जी हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, आपको भी इस चर्चा में हम शामिल करते हैं। सर, जिस तरह से शांति प्रसाद भट्ट जी जो कि प्रवक्ता हैं प्रदेश कांग्रेस के, उनका कहना है कि सरकार ने तमाम दुश्वारियां की, जिस तरह से आरक्षण को लागू किया, जिस तरह से उसमें खामियां थी, कमी थी, उसके कारण कोर्ट ने
जमकर जो है सरकार को फटकार लगाई है और 24 तारीख तक जब तक हियरिंग नहीं होती तब तक शायद अधिसूचना भी जारी नहीं होगी। क्या आपको इस पूरे मामले में कहना है जो कोर्ट में आज कुछ हुआ? नमस्कार शैलेंद्र भाई। सबसे पहले आपके लोकप्रिय चैनल पहाड़ी खबरनामा के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ साथी, बहुत विद्वान साथी आदरणीय शांति भट्ट जी ने ये सारी बातें आपके सामने रखी। पंचायत का जो चुनाव है उसको लेकर जो एक्ट है, एक्ट में सारी व्यवस्थाएं हैं और निश्चित रूप से हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली में रहने वाले लोग हैं और लोकतांत्रिक प्रणाली से ही सारी चीजें चलती हैं और उसी को फॉलो करके सारी चीजें हो रही हैं। इसमें यदि किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है या कुछ गलत हुआ है तो इसके लिए आदरणीय माननीय उच्च न्यायालय में लोग गए हैं और माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा। लेकिन मेरा एक कहना है कि आदरणीय भट्ट जी ने जिस प्रकार कहा कि साहब इस समय चक्र में नहीं घुमाया गया है या आरक्षण को ऐसा नहीं किया गया है, मेरी जानकारी के अनुसार मेरा भी जो अपना वो है कि कोई भी जो नई प्रवृत्ति जब किसी भी चुनाव में शामिल होती है तो आरक्षण का जो भी फॉर्मूला होता है वो फिर जीरो से शुरू होता है। इस समय ओबीसी को आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी ओबीसी के आरक्षण को लेकर, ये हुआ था कि ओबीसी के आरक्षण को भी इसमें शामिल किया गया। एकल सदस्य आयोग, वर्मा आयोग ने जो भी अपनी सिफारिशें दी थी और उसके अनुसार जो चीजें की गई थी, क्योंकि एक नई प्रकृति, एक नई प्रवृत्ति इस चुनाव में शामिल हुए ओबीसी आरक्षण को लेकर के, इसलिए इसको जीरो से शुरू किया गया है। इसमें कोई सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि सरकार ने कोई चीज की है, सब कुछ एक्ट के अनुसार किया है। और क्योंकि ओबीसी आरक्षण को इसमें शामिल करना था, ओबीसी के नए डाटा, सारे डाटा नए डाटा थे, तो नए डाटा इसमें शामिल हुए हैं, तो इसके लिए इस आरक्षण को जीरो से शुरू किया गया है। आरक्षण जहां का तहां है, 50% आरक्षण जो दिया है वो है हमारी लोकप्रिय सरकार ने, भुवन चंद्र खंडूरी जी की सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण इन पंचायतों में दिया था उत्तराखंड के अंदर, वो भी इसमें शामिल है। आरक्षण का कहीं वायलेशन नहीं हो रहा है, एक्ट का कहीं वायलेशन नहीं हो रहा है। एक जो नई चीज आई थी ओबीसी आरक्षण को लेकर के, उसको क्योंकि इसमें इंट्रोड्यूस किया गया और उसके अनुसार फिर आरक्षण को ये चक्रानुसार न होकर जीरो से आरक्षण शुरू हुआ है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक लोकतांत्रिक प्रणाली का देश है, हम सब लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, और यदि लोगों को लगा कि ये, जिन लोगों को लगता है कि इसमें एक्ट का वायलेशन हुआ है या कुछ गलत हुआ है, वो लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं और उच्च न्यायालय ने 24 तारीख को अगली डेट उस पर रखी है। सरकार से भी जवाब मांगा है, सरकार भी अपना जवाब देगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार कह रहे हैं कि गड़बड़ झाला कुछ नहीं है। गड़बड़ झाला जो भी होगा वो कांग्रेस का होगा। कांग्रेस ने आज तक गड़बड़ झाला किया होगा, जो भी किया होगा। हमारी सरकार में कोई गड़बड़ झाला नहीं है। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है और हमने जो भी हुआ है वो लोकतांत्रिक प्रणाली से हुआ है, एक्ट के अनुसार हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय में मामला है। माननीय उच्च न्यायालय जो भी इसमें निर्णय देगा, माननीय उच्च न्यायालय की जो भी डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में फिर आगे चुनाव होगा। ऐसा इसमें कुछ नया नहीं है। बिल्कुल। तो जो भट्ट जी हैं, भट्ट जी का कहना है कि एक्ट के अनुसार जो है उन्होंने सब कुछ किया है, उनकी सरकार ने सब कुछ किया है, कहीं भी एक्ट से वो बाहर नहीं गए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी है हमारे साथ। सर, क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो कुछ किया, जो कुछ भी आरक्षण को लेकर के जिस तरह से जो है जो रोटेशन है उसको जीरो किया, जिस तरह से चक्र जो चल रहा था उसको तोड़ा, क्या वो एक्ट के अनुसार था? क्या आपको लग रहा है? देखिए चैलेंज मैं पहले भी कह चुका हूं कि संविधान का अनुच्छेद 243 डी और टी स्पष्ट रूप से कहता है कि रिजर्वेशन को जो पंचायतों का है वो रोटेट होना है। सरकार ने इसको रोटेट नहीं किया है, सरकार इसको ओबीसी पर लाकर अटक रही है। यही सरकार थी जब पिछली बार आपने देहरादून को ओबीसी कर दिया था अध्यक्ष को, इस बार आपने जीरो कर दिया है। और ये अंतिम चुनाव है शैलेन जी 2011 की जनसंख्या पर। अगला जो चुनाव होगा पंचायत का, तब हम नई परिस्थिति में होंगे, हमारे पास नई जनसंख्या आ चुकी होगी, तब भी जीरो से शुरू होगा। तो जो लोग इस बार रिजर्वेशन से छूटे हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, उनको आज भी नुकसान हुआ है और उनको तब भी नुकसान होगा अगले पंचवर्षीय में। आप बताइए ना, ये कैसा न्याय है? एक सीट लगातार 20 वर्षों तक रिजर्व कैसे रह सकती है? आप बताइए, लगातार रिजर्वेशन किसी सीट को मिल रहा है, कोई सीट लगातार अनारक्षित हो रही है और कोई सीट लगातार आरक्षित हो रही है। तो ये गलत मापदंड है। हमने पहले भी कहा है, और जो कोर्ट के जो माननीय न्यायालयों के आदेश है, उन आदेशों की सरकार ठीक से व्याख्या नहीं कर पा रही है, इसलिए ये घालमेल हो रहा है। और हमारे पास एक्ट भी है, एक्ट में भी कहा है कि आप इसको चक्रानुक्रम से करिए।
जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस पर भी कहा है। और बहुत सारे ऐसे, और ये ऑर्डर इसीलिए तो आया था कि जब ओबीसी का आरक्षण विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह से हो रहा था। उत्तर प्रदेश में ओबीसी 27% माना जा रहा था, तो अन्य जगह कहीं 33% था। और बहुत सारी जो विधानमंडल भी हैं, वहां चाहे अरुणाचल हो, नागालैंड हो, मेघालय, मिजोरम, इनमें तो 50% का कैप भी क्रॉस कर गया था। तो बहुत सारे लीडिंग केस है आरक्षण के संदर्भ में। मैं उन केसों का थोड़ा सा हवाला दे दूं, चाहे एमआर बालाजी वर्सेस मैसूर का केस हो, या इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो जो नौकरियों से आरक्षण से संबंधित था, या एम नागराज का केस हो, बहुत लीडिंग केस है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, या इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस हो। इन सारे केसों में रिजर्वेशन पर खूब सारी डिस्कशन हुई है, और ये हमारा सेटल लॉ है। और हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में है शैलन जी, वो हमको ये अधिकार देता है कि अगर नागरिकों के फंडामेंटल राइट कहीं किल होते हैं, उनको सरकार कहीं डिच करती है, तो ये हमारा अधिकार है कि हम ऑनरेबल कोर्ट में जाएं। 226 के माध्यम से हम माननीय उच्च न्यायालय में, और 32 के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और हमारे साथी भाई मुरारी लाल खंडवाल जी ने और अन्य साथियों ने जिन जिन की याचिकाएं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर हैं, उन सब ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उन सब ने यही रास्ता अख्तियार किया है जो नागरिकों को संविधान प्रदान करता है। मुझे उम्मीद है माननीय न्यायालय इस मामले को बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं, और विद्वान जो अधिवक्ता गण है वो अपनी बहस को कर रहे हैं। और सरकार का जब पूर्ण रूप से, क्योंकि अभी सरकार का पूर्ण रूप से पक्ष ऑनरेबल कोर्ट में नहीं आया है, मुझे लगता है 24 तारीख को आएगा। तो 24 तारीख जब सरकार पूरी तैयारी के साथ आएगी, तो सरकार बताएगी कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को यदि सरकार दूर कर रही होगी, तो ऑनरेबल कोर्ट के वो सब संज्ञान में होगा। इस पर अभी मैं बहुत ज्यादा इसलिए शैलेंद्र जी नहीं कह रहा हूं कि मैटर सब जुडिस है, न्यायालय में कोई बहुत ऐसा कोई अभी कोई वृद्ध ऑर्डर मुझे लगा नहीं कोई है अभी, लेकिन देर शाम तक पता लगेगा। अगर कोई ऑर्डर अपलोड होता है तो तब हम ज्यादा इस पर कुछ कह पाए। जी, जो याचिकाकर्ता, मुख्य याचिकाकर्ता इस पूरे रिड में है, मुरारी लाल खंडेलवाल जी, वो भी जो है शांति प्रसाद भट्ट जी के साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। तो सर स्वागत है खंडेलवाल जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत, अभिनंदन। सर याचिका आपने हाईकोर्ट में दायर की है ये पूरी आरक्षण को लेकर के, क्या खामियां आपको इसमें नजर आई? क्या कमियां सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार ने जिस तरह से आरक्षण को लागू किया, जिस तरह से ओबीसी को शामिल किया गया, क्या कमियां आपको नजर आई? भाई, बहुत ही दुखद बात है कि उत्तराखंड में जब जब पंचायत चुनाव हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नई घटनाएं हो रही है। 2019 का चुनाव आपने देखा होगा, 3 बच्चों के चक्कर से पूरा जो है लोगों को अव्यवस्था रही चुनाव में। 2000 चुनाव में सरकार ने किया था, यही हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। चुनाव के ऐन वक्त पर जो है 2 से अधिक बच्चों के मामले में एक कानून बनाया, और वो कानून इतना भ्रमित रहा कि अंततः लोगों को न्यायालय जाना पड़ा, और कुछ लोगों को रिलीफ मिला, कुछ को नहीं मिल पाया। तो प्रधान लोगों को तो रिलीफ मिल पाया था, लेकिन क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और अन्य पदों के लोगों को रिलीफ नहीं पाया, और वो चुनाव में भागीदारी नहीं कर पाए। और इस समय भी ऐसी स्थिति आई कि जैसा चुनाव का इंतजार लोग कर रहे थे, तो तुरंत 10 तारीख जो अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की गई, फिर 11 को भी की गई, किंतु उसमें जब देखा गया कि जो आवंटन आरक्षण का, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए था कि भारत सरकार जो हमारा 73वां संविधान एक्ट है, उसमें स्पष्ट है कि चक्रियक्रम जारी रहना चाहिए। चक्रियक्रम से क्या होता है कि जितने भी क्षेत्र हैं, जितने वार्ड हैं, ये गांव है, ब्लॉक है, जिले हैं, सबको बराबर मौका मिलता है। इस समय सरकार ने क्या किया कि लगभग 70% तक जो है आरक्षण रोटेशन बढ़ चुका था, लेकिन 30% स्थान अभी बाकी थे। अब इसमें क्या हुआ कि जो लोग अपने रोटेशन के लिए लगभग 30 साल से 25 साल से 5वां छठे तक इंतजार कर रहे थे, वो अचानक उससे वंचित हो गए। उन्हें ना प्रमुख बनने का मौका मिल पाएगा, न अध्यक्ष बनने का मौका पाएगा, न प्रधान बनना, सदस्य जिला पंचायत, अन्य जो पद है उनमें मौका इसलिए नहीं मिलेगा कि 30 साल तक पहले इंतजार कर रहे थे, अचानक सरकार ने नई गाइडलाइन, नए फॉर्मूला लाए, वो वंचित हो गए। जब हमने इसको देखा, पढ़ा, तो हमने सोचा कि सरकार इसमें शायद संशोधन जिला स्तर पे करेगी। जिलाधिकारियों के यहाँ बड़ी संख्या में आपत्तियां आई, लेकिन एक भी आपत्ति का निस्तारण नहीं हो पाया। क्यों इसलिए नहीं हो पाया? क्योंकि उसमें जो नियमावली थी, पहले ये नियमावली एक्ट में थी कि अनुपातिक ढंग से रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे अध्यक्ष का पद हो, प्रमुख का हो, चाहे सदस्य जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत का। अब की बार बीच में क्या हुआ, एक जो सदस्य पद है उसमें जनसंख्या का मानक रखा गया, और उसमें अनुपातिक ढंग से रखा गया जो चेयरपर्सन है। इस कारण से सारी विसंगति आप देख रहे हैं
कहीं कहीं जो है 3-3 बार महिला आरक्षित चल गई, कहीं 2-2 बार जो है एससी के लिए आरक्षण किसके लिए जा रहा? जिनको पहले इसका लाभ मिल चुका है, जिनको प्रथम चक्र में, द्वितीय चक्र में, तृतीय चक्र में लाभ मिला, उन्हीं को पुनः जो रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। लेकिन जो छठे और सातवें चक्र के लोग हैं, जिनको अब इंतजार थी कि मेरी तैयारी है, अपनी तैयारी कर रहे थे, वो सब लोग इससे वंचित रह रहे हैं। इसलिए हमने ये सोचा क्यों ना हम माननीय न्यायालय के शरण में जाए, वही इसकी सही परिभाषा करेंगे। मेरे सामने मेरे विद्वान अधिवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने विस्तार से कानूनी पहलू पर आपसे बताया। मेरा तो यही पक्ष है कि सरकार इस तरह के जो निर्णय, इस तरह के जो नए प्रयोग कर रहे हैं उत्तराखंड में, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। और एक सवाल जो मुरारी लाल खंडेलवाल जी ने उठाया, नलिनी भट्ट जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि 30 साल तक अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं उन्होंने इंतजार किया कि अध्यक्ष का पद, जिला अध्यक्ष का पद जो है आरक्षित होगा और उनकी बारी आएगी, उनको भी समाज में अपनी हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन सरकार ने अपने एक कदम से उनके 30 साल के इंतजार को खत्म कर दिया और अब जो है आने वाले 30 सालों तक उन्हें जो है और इंतजार करना पड़ेगा। क्या सोचना आपका इस विषय में? देखो शैलेंद्र भाई, अभी माननीय शांति भट्ट जी ने भी विस्तार से संवैधानिक व्यवस्थाओं का पूरा हवाला देके सारी चीजें आपके सामने बताई। मैं भी संविधान के हिसाब से ही आपको कह रहा हूं कि सरकार ने जो किया है वो संविधान के ही हिसाब से किया है, एक्ट के हिसाब से ही किया है। क्योंकि नई चीज ओबीसी आरक्षण इस समय इंट्रोड्यूस हुआ है। ओबीसी वर्ग को भी एक बहुत बड़ी भागीदारी इसमें मिल रही है। तो इसलिए ओबीसी के आरक्षण को जब इसमें इंट्रोड्यूस किया गया तो फिर इसका जो आरक्षण है वो 0 से शुरू हुआ। तो उसी हिसाब से, क्योंकि वो भी एक्ट के हिसाब से ही शामिल चीजें की गई है, तो निश्चित रूप से क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं संवैधानिक रूप से ही चल रही हैं और इस ओबीसी आरक्षण के कारण क्योंकि वो फिर दोबारा शून्य से शुरू हो रहा है, तो ये सब एक्ट के अनुसार ही। इसमें सरकार की कोई मंशा, मैं पहले भी कह रहा हूं अभी भी कह रहा हूं, सरकार की कोई मंशा इसमें ये गड़बड़ झाले की नहीं है जैसे आप आरोप लगा रहे हैं। ये सब कुछ उसी हिसाब से हो रहा है, न्यायालय में है। माननीय मुरारी लाल खंडेलवाल जी हमारे क्षेत्र, हमारे जिले के बहुत सीनियर नेता हैं, पंचायतों के बड़े जानकार हैं, मैं उनको जानता हूं, और उन्होंने इस पर आपत्ति लगाई है, कोर्ट में भी हो गए हैं। तो निश्चित रूप से कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो सभी को मान्य होगा और अपनी अपनी व्याख्या है। माननीय शांति भट्ट जी ने कहा है कि भाई एक्ट में चक्र का, संविधान में लिखा है कि चक्रीय अनुपात भी होगा, ये सारी चीजें लिखी हैं। दूसरी तरफ वो इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण इसमें इंट्रोड्यूस होना था। तो इस संवैधानिक व्यवस्था की सब अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। वो कांग्रेस शांति भट्ट जी अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं और जो ये आरक्षण हुआ है इस समय शून्य से, वो भी एक संविधान के हिसाब से हुआ है। तो अब माननीय उच्च न्यायालय पर ये चीजें छोड़ी जाएंगी। माननीय उच्च न्यायालय ने जवाब सरकार से मांगा है, 24 तारीख को अगली इसमें डेट लगी है। जो भी निर्णय होगा उसी हिसाब से फिर लोकतांत्रिक प्रणाली में हम रहने वाले लोग हैं, उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई सरकार की मंशा गलत नहीं है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि सरकार ने सब कुछ नियमित किया है। फिर आपत्तियां भी आमंत्रित की हैं, कई जगह आपत्तियां, जहां आपत्तियों का निस्तारण होना था, जिनको लगा कि ये गलत हुआ है वहां हुआ भी है, जहां नहीं, जहां ठीक हुआ था वहीं हुआ। उसके बाद हमारा न्यायालय है, न्यायालय में लोग गए हैं, तो न्यायालय के जो भी होगा वो न्यायालय के हिसाब से ही होगा। लेकिन भट्ट जी, कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा, हाईकोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि सरकार अगर कुछ गलत करती है तो चुनाव रोका भी जा सकता है? तो ठीक है, अगर सरकार गलत करेगी तो कोर्ट ने कहा है रोकेंगे, तो है, कोर्ट ने यही कहा है नहीं, कि अगर गलत करती है तो सर ऐसा कोई, वो तो अभी कोर्ट ने ऐसा कुछ तो कहा नहीं कि गलत किया है सरकार ने। ऐसा तो कोई ऑर्डर नहीं किया है कि सरकार गलत कर रही है। अगर करती है ये कहा है, तो अभी आप कोर्ट में सरकार का जवाब आने दीजिए। सरकार अपना 24 तारीख को अपना जवाब दाखिल करेगी, उसके बाद उसमें बातें आगे बढ़ेंगी। तो उसके जो जिस हिसाब से फिर कोर्ट का आदेश होगा उस हिसाब से बातें आगे बढ़ेंगी। खंडेलवाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी खंडेलवाल जी। मैं, हमारे भट्ट जी यहाँ पर प्रवक्ता है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, बीजेपी से है। तो जैसे ओबीसी के परिप्रेक्ष्य में जो बोले, ओबीसी के परिप्रेक्ष्य में जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जो हमारे विद्वान अधिवक्ता सबने पढ़ा, कहीं पर भी उसमें ये कहीं ये व्यवस्था नहीं कि आप SC ST अदर के जो आरक्षण को डिस्टर्ब करें। ये तो न जाने सरकार ने ट्रिपल टेस्ट जो प्रक्रिया अपनाई है। खंडेलवाल जी, SC ST का जो आरक्षण है वो यथावत है। 50% की जो बात है कहीं भी SC के आरक्षण को सरकार ने डिस्टर्ब नहीं। SC का आरक्षण बिल्कुल यथावत है। पूरा एक चक्र है, साइकिलिंग पूरी नहीं हो पाई। जितना SC ST का आरक्षण था वो पूरा मिल रहा है। आरक्षण वहीं पर है, जनरल का आरक्षण वहीं पर, सबका आरक्षण वहीं पर है, लेकिन लाभ उसका नहीं, अंतिम छोर जिसकी बात हम करेंगे, अंतिम छोर तक उनके SC ST को नहीं मिल पा रहा है उस आरक्षण को। वो उदाहरण के रूप में समझा देता हूँ।
लेकिन भट्ट जी, कई लोगों से हमने भी सुना, जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार एक बात तो उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से अंतरिम जो सूची आपने जारी की, उसके बाद जो फॉर्मूले आप लाए कि ये तमाम फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से आप डिसाइड करो कि आप जो है उस आरक्षण की किस श्रेणी में आपकी सीट आ रही है। तो वो फॉर्मूले तो किसी की समझ में भी नहीं आ रहे थे। कहीं पर महिला को जोड़ दिया जा रहा था, कहीं पर जो है परसेंटेज के आधार पे आरक्षण तय हो रहा था, कहीं पर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तय हो रहा था। एक ही व्यवस्था पूरी लागू क्यों नहीं की गई? शैलेंद्र जी, मैं एक उदाहरण के रूप में अपने छोटे भाई नलिन जी को भी समझा देता हूं और पूरे प्रदेश को भी। ये आयोग का पत्र है 10 तारीख का। ये देखिए आप, 10 तारीख का पत्र है। इसमें कॉलम 4 में सरकार कहती है कि राज्य के 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के लिए पदों एवं स्थानों पर आरक्षण का निर्धारण वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। 12 जिलों के लिए कहा है सरकार ने। इसी के पेज 3 में जब सरकार फॉर्मूला लेकर आती है तो आप देखिए 12 जिलों की बात हुई है ना। अब यहाँ क्या कहती है सरकार, निम्न सूत्रों के आधार पर अध्यक्ष पदों की संगणना की जाएगी। राज्य में संबंधित जाति की कुल संख्या, अगर हमको एसटी के लिए अनुसूचित जाति का उदाहरण लेना है, अनुसूचित जाति के लिए अगर अध्यक्ष पद रिजर्व करने हैं तो कैसे करेंगे? कुल राज्य में संबंधित अनुसूचित जाति की संख्या जो हमारे पास है 2,91,903, ये कुल जनसंख्या राज्य की, और भागा दिया राज्य की कुल जनसंख्या से 1,08,62,982 से, और गुणा कर दिया 13 जिलों से। गुणा किया जाना चाहिए था 12 जिलों से। जनसंख्या भी 12 जिलों की ली जानी चाहिए थी। ये सरकार ने घालमेल किया है। पहले कहती है कि हम 12 जिलों में चुनाव करवा रहे हैं और जनसंख्या 13 जिलों की जोड़ रहे हैं। ये सारी जगह यही किया है, चाहे प्रधान में, क्षेत्र पंचायत में, जिला पंचायत में, सब में यही किया है। तो ये गड़बड़ है एक पॉइंट। ऐसी बहुत सारी विसंगतियां, इससे जो रिजर्वेशन के जो चक्र है वो टूटा है, सीटें अप डाउन हुई है। इसी में आपने जैसे ओबीसी का ले लिया, जनजाति का ले लिया, आपने देहरादून में 0.38 मानक ले लिया, जबकि अगर ये जनसंख्या बदलती तो शायद और भी मानक कुछ होते। इसमें भी आपको शहरी निकाय की जनसंख्या घटानी चाहिए थी, तब तो विशुद्ध रूप से आप आरक्षण कर पाते। ये तो आपने एक किस्म से, जैसे योजनाओं में सरकार डबटेल करती है ना, कि प्रधान जी ने भी उसी रास्ते पर पैसा लगा दिया, जिला पंचायत ने भी उसी पर लगा दिया, विधायक ने भी उसी पर लगा दिया, सांसद ने भी उसी पर लगा दिया। तो जैसे योजनाओं का डबटेल होता है, सरकार ने वैसे इस आरक्षण में भी डबटेल कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी विसंगति। भट्ट जी तो सारी चीजें ये अभी कही है। निश्चित रूप से कोर्ट में आप 24 तारीख का इंतजार कीजिए, सरकार इस पर बताएगी कि उसमें प्रदेश की जनसंख्या करना है, ये करना है। 24 तारीख का इंतजार कीजिए, सरकार के जवाब का इंतजार कीजिए। ये सारी चीजें जो है वो, क्योंकि अब आप ने भी कहा कि अब जुडिशरी सिस्टम में है, तो जो भी चीजें वहां पर होंगी सरकार के जवाब का इंतजार कीजिए, उसके बाद जो चीजें होंगी वो आगे आएंगी। लेकिन कई सवाल और भी उठ रहे हैं। अगर एक सवाल रुद्रप्रयाग से भी उठा था, जिस पर जो है चर्चा होनी बहुत जरूरी है। रुद्रप्रयाग में जो अलग अलग जगह ओबीसी हैं हर एक ब्लॉक में, लेकिन जो जोखोली ब्लॉक में जो ओबीसी हैं वहां पर ओबीसी सीट हुई है बजीरा वाली। वहां पर जो ओबीसी वर्तमान में जिनको ओबीसी माना गया है 2001 की जनगणना के अनुसार जो ओबीसी थे, 2016 में उनको ओबीसी का लाभ देना बंद कर दिया गया है। लेकिन आज वो काउंटिंग में आए हैं, ओबीसी वो है नहीं, आज वो लाभ भी नहीं ले रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट भी ओबीसी नहीं बन रहे हैं। लेकिन चुनाव में जो समीकरण बने उसमें ओबीसी उनका काउंट कर गया, और अब तो जो है कई लोग चुनाव, जो ओबीसी जिनके नाम से ओबीसी सीट हुई है, वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे ओबीसी। ऐसे कुछ पर्टिकुलर विसंगतियां होंगी तो निश्चित रूप से वो ध्यान में होंगी या आगे न्यायालय के उसमें आएंगे। ऐसी कुछ पर्टिकुलर किसी जगह पर कोई ऐसी विसंगति होगी तो वो, जैसे आपने किसी पर्टिकुलर सीट का बताया है, मैं जो ओवरऑल प्रदेश का जो वो है उसके हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। पर्टिकुलर सीट का होगा तो निश्चित रूप से ये प्रशासन के शासन के ध्यान में होगा, और उसमें कुछ होगा तो कोर्ट के माध्यम से वो चीज आएगी, कोर्ट में भी आएगी वो। अच्छा भट्ट जी, एक सवाल और है, उसके बाद जो है शांति प्रसाद जी भट्ट जी भी बोलना चाह रहे हैं कुछ। कई जो जनप्रतिनिधि हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, जो लोग तैयारी कर रहे थे खासकर प्रमुख की या फिर अन्य पदों पर, उनका ये कहना है कि उनकी सीट तो जानबूझकर किसी न किसी तरह से आरक्षित की गई, लेकिन उनके अगल बगल की 3-3, 4-4 सीट जो है आरक्षित हो गई, उनको कहीं से भी कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। और उन्होंने जो
तैयारी की थी कई वर्षों से कि वो प्रमुख बनेंगे या फिर प्रतिनिधि बनेंगे, वो सपना उनका चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें बीजेपी के नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, जो दबी जुबान ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर किसी न किसी के सह पर ये सब उनके यहाँ हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग पंचायत की तैयारी करते हैं, 5 साल तक वो लगातार पंचायतों की तैयारियों में रहते हैं, क्योंकि हम सब एक संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और संवैधानिक हिसाब से जो चीजें होती है फिर उस सिस्टम में हमको जाना पड़ता है, उसी सिस्टम से आगे चीजें बढ़ती हैं। अब पॉलिटिक लोग तैयारी कर रहे थे, वो सीट रिजर्व हो गई, और ये कहना कि जानबूझकर हुई है, जानबूझकर की गई है, मुझे लगता है ये संभव नहीं है। ये सब संभव अब, क्योंकि इतना जो है हमारा जो ढांचा है, अब वो सारी चीजें इतनी प्यूरिफाइड हो गई है कि आप जानबूझकर किसी को नहीं इसमें नहीं कर सकते। पहले की व्यवस्थाएं अलग थी। कांग्रेस के जमाने में हम पहले देखते थे, निश्चित रूप से कई साल तक तो पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। आज कांग्रेस पंचायतों की बड़ी बात कर रही है, कई साल तक उन्होंने पंचायतों के चुनाव नहीं किए। आप इंदिरा गांधी और उनके जमाने को देखिए, पंचायतों का गला तो इन्होंने घोटा। कभी कई सालों तक संविधान की जैसी व्याख्या, संविधान को कितना तोड़ा मरोड़ा, ये मेरे विद्वान बड़े भाई शांति भट्टी ज्यादा मुझसे ज्यादा जानते हैं कि कांग्रेस के समय पे क्या होता था। अब तो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या अब जो भी है, अब ये सारे जो है वो संवैधानिक हिसाब से चीजें चल रही हैं। और क्योंकि हम लोग, कांग्रेस तो इस पर विश्वास करने वाली नहीं है, वो संविधान को अपने हिसाब से तोड़ती और मरोड़ती रही है, और संविधान को उन्होंने, चाहे वो आज किताबें संविधान की हवा में लहराते रहे हो, लेकिन संविधान को कितना तोड़ते मरोड़ते रहे हैं हमसे। हाँ, आप तो कांग्रेस ज्यादा जानती, कांग्रेस को ज्यादा पता है। हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान के अनुसार चलने वाली चीजें हैं। और ओबीसी, क्योंकि देश के अंदर एक बहुत बड़ा ओबीसी समाज के लोग भी रहते हैं, देश के अंदर ओबीसी की भी बहुत बड़ी मात्रा में है, और ओबीसी के लिए हमारा, चाहे ओबीसी आयोग को हमने संवैधानिक दर्जा देने की बात की हो या अन्य सारी चीजें हो, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहल की हो, या अपने अनुसूचित जाति के भाई या महिलाओं के लिए 30% आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण 50% इस उत्तराखंड के अंदर पंचायतों में हमारी सरकार ने किया है। तो इसलिए हम पर यह आरोप लगाना कि ये गड़बड़, हम लोग गड़बड़ झाला कर रहे हैं, जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, ये नहीं है। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति में रहा है। कांग्रेस जानती है कि कैसे पंचायतों का गला दबाया जाता है, कैसे संविधान से का गला दबाया जाता है, इसमें वो एक्सपर्ट है। हमको आप इस मामले में मत लपेटिए, हम संविधान से चलने वाले लोग। जी भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी बोलना चाह रहे हैं कुछ। जो नलिनी भट्ट जी है, उनका ये कहना है कि कांग्रेस जानती है, और आपके लिए भी खासकर कह रहे हैं कि आप भी जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस संविधान का गला घोटती है, किस तरह से कांग्रेस ने पंचायतों को कमजोर किया। तमाम तरह के आरोप उन्होंने कांग्रेस पे ही मढ़ दिए, क्या कहेंगे आप? देखिए चैलेंज जी, नलिन जी ने इस विषय को विषयांतर करने के लिए ये राजनीतिक रूप से सिगुफा छोड़ा है और कांग्रेस पर पंचायतों की अवहेलना का आरोप लगा है। तो मैं अपने छोटे भाई को याद दिला दूं, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में और 24 अप्रैल 1993 को जब लागू हुआ, जिसमें 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और जिसमें पंचायतों को बहुत सारे विषय दिए गए, वो सब कांग्रेस ने ही किया है। मत भूलिए, महात्मा गांधी जी ग्राम स्वराज की कल्पना करते थे। हम तो महात्मा गांधी की पार्टी, महात्मा गांधी जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। हमने तो संविधान बनाया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, कांग्रेस के रिज्म में संविधान बना है। तो हम कैसे अपने संविधान को तो हम आत्मसात मानते हैं, उसे तो हम अपना मैग्ना कार्टा मानते हैं, हम उसका अपमान कैसे कर सकते हैं? और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने सालों साल तक तिरंगा नहीं फहराया, जिन्होंने देश के तिरंगे को नहीं माना, जिन्होंने गांधी की हत्या कर दी, वो लोग हमको संविधान सिखा रहे हैं। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस हमेशा पंचायतों की मजबूत प्रहरी रही है, और अगर हम मजबूत प्रहरी के रूप में काम नहीं कर रहे होते तो हम आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट याचिका के माध्यम से नहीं गए होते। अगर हम रिट याचिका के माध्यम से, हमारे साथी मुरारी लाल भाई गए हैं, तो वो बहुत सारे पंचायतों को सुरक्षित करने के लिए, उनकी जो आवाज है उसको बुलंद करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए वहां गए हैं। जो सरकार ने घालमेल किया उसके लिए तो वहां गए हैं, नहीं तो हम लोग क्यों चले जाते? और आप बात कर रहे हो पंचायतों की, इन लोगों ने जिन्होंने जो कह रहे हैं हमने 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कर दिया, अभी केंद्र में रिजर्वेशन लेकर आए लेकिन कहा कि उसको 29 में लागू करेंगे। अभी कहा ना इन्होंने, एक रिजर्वेशन, एक महिला बिल पास किया था, जब हम उस बिल को लेकर आए 50% का, तब इन्होंने सदन में हल्ला करके उस बिल को गिराया।
और जब इनकी बहुमत की सरकार थी तब इन्होंने पास तो किया और हमारा भी उसमें पूर्ण समर्थन था, हमने कहीं विरोध नहीं किया, लेकिन इन्होंने कहा कि हम 2029 में इसको लागू करेंगे क्योंकि तब तक नया सेंसस डाटा आ जाएगा। और आपको पता है शैलेंद्र जी, विधायक का चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर विधानमंडल दल हो, विधायकों और सांसदों पर पंचायतों में रिजर्वेशन का कोई असर नहीं पड़ता है। अधिकांश विधायक और सांसद पंचायतों में नदारद रहते हैं, वो लोगों की मदद नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पंचायतों के लोग आगे बढ़े। अगर चाह रहे होते तो वो इसको ठीक से देखते, वो इसको विधानसभा में ये आरक्षण विधेयक आता, वहां पर विधायकगण इसका चर्चा करते, खूब डिस्कशन करते और हमने इस बात को लीडर ऑपोजिशन के माध्यम से उठाया। हमारे यशपाल आर्य जी, करण मेहरा जी, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, सबने इस बात को उठाया, लेकिन सरकार नहीं मानी। ये विधेयक विधानसभा में आना चाहिए था, न कि एक अध्यादेश के माध्यम से आता। विधानसभा में इस पर खुलकर चर्चा होती, चक्रानुक्रम पर भी चर्चा होती, आरक्षण पर भी चर्चा होती, सीटों पर भी सीटवार चर्चा होती, फिर रिजर्वेशन होता। लेकिन सरकार ने अपनी गर्दन बचाने के लिए, क्योंकि संवैधानिक संकट आ चुका है, न तो ये समय से छात्र संघ का चुनाव कर पाए, न सहकारिता का चुनाव कर पाए, न निकाय का चुनाव कर पाए। जब जब इनको कोर्ट की डांट और फटकार मिलती है तब ये चुनाव में आगे बढ़ते हैं। इस समय भी पंचायतों में वही स्थिति है, क्योंकि कार्यकाल कब का खत्म हो गया है, प्रशासन को कितना तो आगे बढ़ाओगे, संवैधानिक संकट है, चुनाव तो कराना ही कराना है, कोर्ट की डांट और फटकार है, नहीं तो ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव न कराए अगर संविधान ना होता। और ये जो संविधान शैलेंद्र जी मेरे हाथ में रखा हुआ है ना, ये संविधान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसी संविधान का 243D पढ़कर सुना देता हूँ, जिसमें चक्रानुक्रम की बात कही है। मेरे भाई अभी कह रहे थे कि हम संविधान की बात नहीं मानते हैं, हम पंचायतों के हिमायती नहीं है। इसी में लिखा हुआ है, इसी में लास्ट में लिखा कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जा सकेंगी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए। ये लिखा है स्थानों का आरक्षण विषयक में, आप पढ़ लेना इस बात को। तो हम तो संविधान को आत्म सम्मान के रूप में लेते हैं, हमारे लिए तो संविधान सर्वोच्च है, हम तो संविधान के खिलाफ कभी कोई काम करते ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से देश में और राज्य में है, ये लगातार संवैधानिक संस्थाओं का उल्लंघन करती है, उन पर कब्जा जमाती है और कब्जे जमाने के आधार पर जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उनको डराती और धमकाती है। इनके पास सीडी, ईडी, सीबीआई ये सब संस्थाएं हैं जिन पर ये कब्जा जमा चुके हैं और उनके माध्यम से नेताओं को डराने धमकाने का काम करते हैं। लेकिन पंचायतों को लोग इससे डरते नहीं है, बल्कि अपनी आवाज को बुलंद किए हुए हैं और हमें भरोसा है न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि ये विसंगतियां दूर होंगी और तब चुनाव होगा। शैलेंद्र भाई, मेरे शांति भाई, देश में इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी, संविधान का गला जिन्होंने रात को घोट दिया इमरजेंसी लगा करके, आज बड़ी बड़ी संविधान की बातें यहाँ पर कर रहे हैं, संविधान दिखा कर कि हम संविधान के कितने बड़े हिमायती हैं, जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने देश के लोगों अधिकारों को कुचल दिया रात भर के, देश के विपक्षी नेताओं को जेलों के अंदर, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको खत्म कर दिया देश में इमरजेंसी लगा करके, संविधान का गला घोट करके। और आज यहाँ पर संविधान की किताब हिला कर किताब हिला हम संविधान को जो हम लोग बात करेंगे सब किसने किया? अन्य वाले लोग हैं जो रात को इमरजेंसी लगा देते हैं संविधान के यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये कम से कम हमें संविधान का और देश के लोगों के मूलभूत जो उनकी अधिकार है उनकी बात न पढ़ाए कांग्रेस के लोगों ने कितनी बार संविधान को तोड़ा और मरोड़ा है, ये आप सब लोग जानते हैं। कितनी सरकारों को गिरवा दिया इनकी सरकारों ने, और आज हम पर ये कह रहे हैं विपक्षी नेताओं को बिना किसी मुकदमे, बिना उसके जेलों के अंदर ठूस दिया गया इनकी सरकारों के माध्यम से, और आज हमें संविधान का पाठ यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं अपने बड़े भाई से कहता हूं कि आप भी कांग्रेस के पुराने उनके काले कारनामे हैं, आप एक बार इन पर भी नजर डालिए और उसके बाद आप हमको बताइए कि आखिर आज आपको संविधान की याद आ रही है। निश्चित रूप से उनकी इस बात जो मूल सवाल है जिसको सब लोग इसका उत्तर जानना चाह रहे हैं, तमाम हमारे दर्शक भी इसका उत्तर जानना चाह रहे हैं, नालिनी भट्ट जी से मैं पूछना चाह रहा हूं, सर क्या लग रहा है आपको ऐसी परिस्थिति में जब कोर्ट में मामला चला गया हो, ये सब हो रहा हो, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि चुनाव जो है और पीछे चले जाए, दोबारा से जो है आरक्षण की जो प्रोसेस है वो शुरू हो, ये तमाम चीजें होंगी तो और पीछे जो है चुनाव जा सकता है। पहले ही चुनाव जो है पंचायत चुनाव इतने पीछे जा रहा है, कब तक लग रहा है सर आपको कि चुनाव होगा पंचायत चुनाव? हमारी सरकार तुरंत चुनाव कराने के पक्ष में है, और क्योंकि अब कोर्ट में मामला गया है
तो आखिर न्यायालय 24 तारीख को न्यायालय में दूसरी डेट है, उसमें जो भी तय होगा आगे होगा, लेकिन हमारी सरकार तुरंत चुनाव कराने के पक्ष में है और हम चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, कांग्रेस की कोई जमीन है नहीं, इसलिए कांग्रेस हर चुनाव में बात लेकिन को सर करती है, लोग ये भी भट्ट जी, का हो, नानी भट्ट जी, लोकसभा का हो, लोग पंचायतों का लोग हो। ये भी जी, पूछ रहे हैं, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत थी कि प्रशासक बैठाने पड़े, 6 महीने प्रशासक बैठाने पड़े, और क्या जरूरत थी कि जो जनप्रतिनिधि थे उन्हीं को प्रशासक पहली बार बनाया गया। ऐसी कौन सी जरूरतें थी कि चुनाव समय पर, उस समय जब चुनाव का मूल समय था उस समय नहीं कराया गया, और अब जो है 6 महीने होने के बावजूद भी अब जो है स्थितियां चुनाव की नहीं बन पाई है। उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां थी कि प्रशासकों को बिठाया गया, वो तत्कालीन परिस्थितियां थी, लेकिन आज सरकार पूर्ण रूप से चुनाव कराने के पक्ष में है। सारी चीजें मैंने आपको बताई कि सरकार ने जो भी किया है वो एक्ट के हिसाब से क्या है, उसके बावजूद कोर्ट के जो भी निर्णय आएगा, माननीय अदालत से जो भी निर्णय आएगा, उस पर चीज आगे बढ़ेगी, लेकिन सरकार पूर्ण रूप से चुनाव कराने के लिए तैयार है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। कांग्रेस, मैं पहले कह रहा हूं कि कांग्रेस तो लड़ाई इसमें है ही नहीं, कांग्रेस कहीं लड़ाई में रहती ही नहीं है, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगा लगा करके कहीं पर ईवीएम का रोना रोके, कहीं पर वोटिंग लिस्ट का रोना रोके। अभी तो ये इस पर आए हैं, अभी वोटिंग लिस्ट पर आएंगे, अब उसके बाद फिर चुनाव के उस पर आएंगे, ये कुछ ना कुछ कर, क्योंकि इन पे पास है नहीं कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी भट्ट जी, को सवाल ये करने भी पूछा जा रहा है कि जो आपके पंचायत राज मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, उन्होंने कहा था, उन्होंने वादा किया था कि जो जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव है, जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, उसको डायरेक्ट जनता से वो कराएंगे, लेकिन समय अब जो है आ गया है, अब तक तो ऐसी कोई प्रोसेस दिख नहीं रही है। तो इस तरह के आपको नहीं लगता कि पंचायत राज मंत्री जो है, जो उनकी बात है, अपनी बात को वो कर नहीं पाए और आज जो है फिर उसी हालात में चुनाव हो रहे हैं? माननीय मंत्री जी ने जो बात रखी थी वो एक सार्वजनिक तरीके से उस समय के उसमें रखी होगी, और निश्चित रूप से उस पर कोई प्रोसेस आगे चल रहा होगा, क्योंकि वो एक संवैधानिक व्यवस्था से आएगा, एक ही रात में उसको भी नहीं किया जा सकता है। हमारी भावना, माननीय मंत्री जी ने अपनी भावना बताई है कि उसको किया जा सकता है, एक अच्छी चीज है, और वो भी एक प्रक्रिया में होगी, मुझे लगता है प्रक्रिया में होगी, तो जब होगी वो भी प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ेगी। तो अभी तो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से चुनाव किया जा रहा है, और निश्चित रूप से जो भी आगे अब माननीय न्यायालय के बाद जो निर्णय आएगा, हम लोग चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। बिल्कुल, शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़े हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, क्या अब जिस परिस्थिति में इस समय खड़े हैं, क्या आपको लग रहा है कि इस चुनाव बहुत जल्द होने वाले पंचायत के, या आपको लग रहा है कि फिर एक बार जो है आरक्षण की जो पूरी व्यवस्था है उसको दोबारा से जो है किया जाएगा और दोबारा नए तरह से जो है पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए शैलेंद्र जी, अभी नलिन जी ने जो आपके सवाल का जवाब दिया पंचायती राज मंत्री जी का, कि वो इन चुनाव को, चाहे वो प्रमुख हो, अध्यक्ष जिला पंचायत हो, उनको जनता से कराना चाहते हैं, वो प्रक्रिया में है। अभी नलिन जी ने कहा कि वो एक प्रक्रिया में है, तो मुझे हो उम्मीद है सकता 24 तारीख को मैं ये सरकार कह रहा हूँ, 24 तारीख को सरकार 24 तारीख को कोर्ट में ये बात कहेगी कि वो प्रक्रिया में है। अभी मुझे उम्मीद है कि सरकार 24 तारीख को अपने काउंटर में इस बात को लिखेगी कि वो प्रक्रिया में है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो काउंटर में, वो अपने काउंटर में इस बात को मेंशन करेगी कि पंचायती राज मंत्री जी का जो बयान है, जो उन्होंने कहा है कि ये चुनाव जनता द्वारा होंगे, अध्यक्ष जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का, नलिन जी ने कहा है वो प्रक्रिया में है, तो इसको काउंटर एफिडेविट में वो फाइल करेंगे 24 तारीख को कोर्ट के सामने। सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ तो दोबारा कह दूं शांति भाई, मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है, अच्छा स्टेटमेंट है, अच्छी भावना के साथ है, अगर वो कहीं पर है कहीं वो तो बात आएगी आगे। अब वो मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं, उन्होंने जो कोट किया था उसको कोट करके बोल रहा हूं, मैं कोई सरकार की तरफ से ये नहीं कह रहा हूं कि में आप इसको इस तरीके से। अभी देखिए ना, इतना बड़ा इशू पूरे प्रदेश में है, आपको प्रदेश का कोई मंत्री सामने दिखाई दे रहा है? पंचायत राज मंत्री का कहीं कोई अता पता है? इनके 47 एमएलए हैं, 55 दायित्वधारी हैं, 8 सांसद हैं, कोई कहीं नजर आ रहा है आपको? कोई पंचायतों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है? कोई खड़ा नहीं दिखाई दे रहा पंचायतों के साथ, और कल यही लोग पंचायतों के पास वोट मांगने जाएंगे, कोई खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर खड़ा कोई दिखाई दे रहा है तो अपोजिशन के लोग दिखाई दे रहे हैं, प्रतिपक्ष के लोग दिखाई दे रहे हैं, वो सड़कों पर भी संघर्ष कर रहे हैं, सदन में भी संघर्ष कर रहे हैं, कोर्ट में भी अपने साथियों के साथ खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का न कोई कार्यकर्ता, न कोई नेता, न मंत्री, न संतरी, कोई खड़ा नहीं है दूर दूर तक। तो सिर्फ चुनाव ध्यान से टकटकी निगाह से देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी
तैयारी है। नहीं, आप- अरे अगर आपको तैयारी हुई होती तो आप 6 महीने पहले चुनाव करा देते, जब आपका कार्यकाल खत्म हुआ था, तब क्यों नहीं चुनाव कराया? अगर आपकी तैयारी थी तो इसका मतलब सबको आपकी बोलेंगे, तैयारी थी नहीं, इसलिए आप चुनाव तभी नहीं बोले, कराए। प्रशासक दर तभी आप प्रशासक बिठाए जा रहे हैं, ये तभी बिठाए आप जाते हैं जब आपकी तैयारी नहीं है। ना आपकी प्रशासनिक रूप से तैयारी है, ना आपकी राजनीतिक रूप से तैयारी है। आपकी ना तो तैयारी है, आप केवल बाई चुनाव को जीतना चाहते हैं, धन बल और बाहुबल से सत्ता के अहंकार में चुनाव जीतना चाहते हैं, जो लोग होने नहीं देंगे। कांग्रेस चुनाव, मुझे लगता है शांति भाई, कांग्रेस जो है पहले ही मैदान छोड़ के भाग गई है। आप सब बिल्कुल लोग नहीं। अभी से हम पंचायतों के खाने 24 बनाने आवर राजनीति में है, सेवा में है, जी जी जनसेवा में है। 24 घंटे हमारी तैयारी रहती है। हमारे जो संभावित प्रत्याशी उनकी स्कूटी लगभग हो चुकी है, और हमारे अभी प्रदेश के प्रभारी नियुक्त करने वाले हैं। शीघ्र ही जैसे आप सूची फाइनल करेंगे, हमारे प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी होगी। हमारे पास पूरी तैयारी है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, जो कल्याणकारी सरकार चल रही है, जिनके नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य इस प्रदेश कल्याणकारी सरकार दिलीप रावत जी से पूछ लीजिए कैसे चल रही है, वो सुरेश वही राठौड़ जी से पूछ लीजिए कैसे चल रही है, गणेश जोशी जी से पूछ लीजिए कैसे चल रही है। इनसे भी तो पूछिए ना कल्याणकारी सरकार कैसे चल रही है। दिलीप क्यों नहीं रावत चल जी तो रही? बता रहे कल्याणकारी सरकार कैसे चल रही है। सुरेश राठौड़ जी ने तो बता दिया। आप अभी संविधान की बात कर रहे थे, आपने एक एक्ट बनाया ना यूसी, उसका खुला उल्लंघन आपने सुरेश राठौड़ जी ने किया है। आप तो संविधान बनाते नहीं है और उल्लंघन करते हैं। एक्ट बनाते हैं उसका उल्लंघन करते हैं। पहले ही अपने को हार मान चुकी है नरेंद्र भाई। सर, कहाँ अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि समय भी काफी हो चुका है। अंतिम सवाल में अंतिम कमेंट लेना चाहूंगा नलिन भट्ट जी से। पहले मैं कमेंट लेना चाहूंगा, भट्ट जी क्या है आपका अंतिम कमेंट? 24 तारीख को जिस तरह से आप जो है कोर्ट में शपथ पत्र सरकार दाखिल करेगी, अपना जवाब दाखिल करेगी, जो सवाल कोर्ट ने पूछा है, क्या लग रहा है अंततः आपको क्या होने वाला है? लोग ये जानना चाह रहे हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं नरेंद्र भाई? जी जी निश्चित रूप से परिस्थितियां आई हैं, और आज 24 तारीख के कोर्ट ने हमें दिया है। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को, जैसे अभी शांति भाई भी कह रहे थे कि अभी अपलोड नहीं हुआ है, पूर्ण आदेश क्या है ये किसी को पता नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया में चीजें चल रही हैं कि ये लगाए, अभी ऐसा कोई आदेश आया नहीं है। 24 को अपना जवाब दाखिल करने के लिए सरकार ने को कहा गया है। 24 तारीख को सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। मैं पहले कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव तुरंत, सरकार तुरंत चुनाव चाहती है। हम चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, और अगर कल ही या परसों ही या कभी भी अधिसूचना जारी होती है तो हम चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। बाकी माननीय न्यायालय के अंदर जो भी फैसला आएगा, माननीय न्यायालय में जो भी चीजें आएंगी, उसी हिसाब से लोकतांत्रिक और संवैधानिक हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी। सोहेल मुरारी लाल खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता। सर, 24 तारीख को सरकार अपना 23 तारीख को बोला है शायद जवाब दाखिल करने के लिए, 23 तारीख को बोला है। 23 तारीख को जवाब दाखिल होगा और 24 तारीख को कोर्ट जो है इसमें हेयरिंग करेगा। क्या लग रहा है आपको आगे क्या दिखता हुआ नजर आ रहा है? क्या आप लोगों की मांग है? हम तो माननीय न्यायालय के माध्यम से ये अपील कर रहे हैं कि सरकार के पास वो कौन सा तरीका है जो रेस्ट जो लोग छठे और सातवें टर्म में इस आरक्षण प्रक्रिया से वंचित हो गए हैं, वो कहीं से भी उनको अगर लाभ दिला सकते हैं, तब चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाए। तब तो हम समझते हैं कि ये वंचित लोगों को, ये जो लास्ट उस पर खड़ा व्यक्ति, अंतिम छोर पर जो खड़ा व्यक्ति है, उसको लाभ दिलाना चाह रहे हैं। अगर उनको छोड़ने का काम करेंगे तो हम तब तक किसी भी तरह से जो है इस मुद्दे को न्यायालय में लगातार इसको पैरवी करते रहेंगे जब तक उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा जो वंचित रह रहे हैं हमेशा के लिए। बिल्कुल। तो तमाम जो है हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे। शांति प्रसाद भट्ट जी से भी लास्ट कमेंट मैं लेता हूं। सर, क्या होता हुआ दिख रहा है आपको? फाइनली कमेंट आपका। देखिए, 24 तारीख को माननीय न्यायालय इस पर विस्तृत रूप से सुनवाई करेंगे, जैसा आज हमें पता लगा है, और वहां हमारे विद्वान अधिवक्ता बहुत बखूबी अपने पूरे केस को रख रहे हैं। और हमें उम्मीद है माननीय न्यायालय पर, हमें न्याय पर पूरा भरोसा है कि सरकार ने जो पंचायतों के साथ इस अनंतिम और अंतिम आरक्षण सूची में कुठाराघात किया है, उसको शुद्ध किया जाएगा, और फिर चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव में हम लोग जाएंगे। क्योंकि पहले भी सरकार ने कई बार, जैसे इन्होंने एक एक्ट बनाया, उसका खुद उल्लंघन किया। तो सरकार की अगर तैयारी होती या भारतीय जनता पार्टी की तैयारी होती तो वो इस चुनाव को 6-7 महीने डिले न कराती या प्रशासक न बिठाती। क्योंकि इनकी तैयारी थी नहीं, इसलिए इन्होंने डिले किया, और अब जब होने को लगा तो उसे डिले करने के लिए जानबूझकर उस पर विसंगतियां छोड़ी गई। बिल्कुल। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, बीजेपी के
नालिन भट्ट जी जुड़े जो कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, कांग्रेस से शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़े जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही मोहनलाल खंडेलवाल जी जुड़े जो कि याचिकाकर्ता भी हैं पंचायत जो आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के इन्हीं के नाम से हाईकोर्ट में रिट डायल हुई। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में 23 तारीख को जो है इस पूरे मामले में सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा गया है और 24 तारीख को दोबारा इसकी हेयरिंग होगी। उसके बाद आगे का रास्ता निकल पाएगा, जो भी कोर्ट जो है इसमें डिसीजन देगा। तो इंतजार उस समय का रहेगा जब जो है कोर्ट में दोबारा इस पर सुनवाई होगी। खैर, आप सब मेहमानों का धन्यवाद और हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनका भी धन्यवाद।